कि हम आज टारगेटेड थेरेपी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना है। तो बेसिकली मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाया है तो इस हिसाब से रखा है कि मैं पेशेंट अगर हूँ तो मैं समझ सकूं कि डॉक्टर्स मुझे क्या बता रहे थे। इस तरह से मैंने प्रेजेंटेशन रखा कि आपके दृष्टिकोण से हर कोई समझ पाए कि टारगेटेड थेरेपी क्या है, क्यों है, और कब लेते हैं, किस स्वरूप में लेते हैं, और उसके बेनिफिट और हार्म्स क्या है, और उसको मॉनिटरिंग कैसे करती है। सब जो कॉमन चीजें हो सकती है आपके सोच के हिसाब से, वो सब चीजें मैंने प्रयत्न किया है कि वो सब चीजें मैं कवर कर पाऊँ। सो मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो सबसे पहले जब हम टारगेटेड थेरेपी की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि टारगेट का मतलब क्या होता है। तो जो बेसिक से हम शुरू से ही स्कूली दिनों में पढ़ते आते हैं कि जैसे हमारी बॉडी ग्रो होती है, जैसे एक छोटा बच्चा अंडे से कोई ऑर्गन बनता है या कोई एक ह्यूमन बनते हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होते हैं जीन्स। ये जीन्स जो होते हैं वो शुरू करते हैं हमारी बॉडी को ग्रो करना। इसी तरह कैंसर भी इस तरह होता है कि कैंसर की शुरुआत के लिए कुछ जीन्स होते हैं, और कैंसर एक बार शुरू हो जाए तो उसको उसको और मल्टीप्लाई करने के लिए, उसको बढ़ते देने के लिए कुछ जीन्स होते हैं। इन जीन्स को हम जनरली कुछ ड्राइवर जीन्स में डिवाइड करते हैं, पैसिव जीन में डिवाइड करते हैं। तो जो 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 ड्राइवर जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कैंसर को ग्रो ड्राइव करते हैं कि वो कैंसर को आगे बढ़ाते रहते हैं, उसको ग्रो करते रहते हैं। और जो पैसिव जीन्स होते हैं उनका काम होता है कि इस जो कैंसर की ग्रोथ हो रही है उस प्रोसेस में मदद करते रहना। जो कैंसर को नेसेसरी होगा, ब्लड वेसल्स, उनके लिए न्यूट्रिएंट का मेटाबॉलिज्म, वो सब चीजों में असिस्ट करना। तो इस तरह से दो दो जीन्स डिवाइड होते हैं। तो हमारा जो लंग कैंसर में जो मेन है वो ड्राइवर जीन्स है, उनको हम ड्राइवर म्यूटेशंस कहते हैं। तो जब ये दो जीन्स होते हैं जो किसी टिश्यू को ग्रो करते हैं और किसी टिश्यू को नॉर्मल मात्रा में ही ग्रो करते हैं, जब ये जीन्स एबनॉर्मल हो जाते हैं तब ये कैंसर के स्वरूप में बदलने की बहुत ज्यादा उम्मीद होती है कि ये जीन्स अब जो नॉर्मल जो फंक्शन होता है वो बदल गया है, क्योंकि वो जीन में म्यूटेशन हो गया है। तो इसमें से जो ड्राइवर जीन होते हैं जो टिश्यू को ग्रो करते हैं, जो कैंसर को ग्रो करते हैं, वो सबसे अहम रोल निभाते हैं। तो टारगेटेड थेरेपी का मीनिंग ये होता है कि ये जो टारगेट है, जो ड्राइवर जीन है, और जो ड्राइवर जीन्स के प्रोडक्ट जो प्रोटीन निकलते हैं, उन चीजों को ब्लॉक कर देना। तो इसलिए इसको टारगेटेड थेरेपी करते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल है मैंने PDL1 का दिया हुआ है। इसमें देख सकते हो एक जो नॉर्मल थोड़ा डार्क कलर का सेल है वो टी सेल है हमारी बॉडी में। जो टी सेल का फंक्शन होता है वो इम्यूनिटी का होता है। वो हमारी बॉडी में कुछ इन्फेक्शन से, कुछ कैंसर सेल से रक्षा करता है। और जो स्ट्रक्चर जो थोड़ा व्हाइट कलर का सेल है वो कैंसर सेल है, जो कि डिस्टर्ब हो गया, इसलिए वो उसका स्ट्रक्चर देखोगे आप रेगुलर नहीं है, वो यहाँ वहां से इरेगुलर हो गया है। तो जनरली जो ये कैंसर सेल्स होते हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए टी सेल्स होते हैं कि ये कैंसर सेल हमारे बॉडी में बने ना, और इनको हम टी सेल के थ्रू नष्ट कर दे। लेकिन आप देख रहे होगे कि ये सफेद सेल के ऊपर एक PDL1 नाम का मार्कर या प्रोटीन डेवलप हो गया है। तो ये PDL1 क्या करता है, जो टी सेल में ये कैंसर सेल को आइडेंटिफाई करने की क्षमता होती है, ये जब टी सेल के कांटेक्ट में आता है तो वो क्षमता को ब्लॉक कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो कैंसर सेल है जो इम्यूनिटी से बच जाता है और अपने आप ग्रो होते रहता है। तो इसलिए आपने अभी आज के डेट में सुना होगा इम्यूनोथेरेपी। तो ये इम्यूनोथेरेपी क्या करते हैं, ये जो टी कैंसर सेल है उनमें PDL1 पे चिपक जाते हैं, और जो टी सेल रहता है उनको बचा लेते हैं ताकि टी सेल अपना काम करता रहे। तो इस तरह से ये जो इम्यूनोथेरेपी एक तरह से टारगेटेड थेरेपी होता है, जो कि वन ऑफ द इम्यूनोथेरेपी मार्कर होते हैं PDL1, उसके हेल्प से अपना काम करता है। ठीक है। तो अब हम इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में जाते हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट मैम। तो देख सकते हो कि ये इंडियन पॉपुलेशन में किस तरह के कॉमन ड्राइवर जीन्स होते हैं जिनको हम टारगेट जीन्स बोलते हैं। तो मोस्ट कॉमनली इंडियन पॉपुलेशन में देख लोगे, अप्रोक्सीमेटली इंडियन या एशियन पॉपुलेशन में 20 to 30% जो होते हैं EGFR जीन होता है। उसके बाद होता है केरास जीन, जो कि अराउंड 15% होता है। उसके बाद मल्टीपल अदर होते हैं जिनको हम अनकॉमन या रेयर म्यूटेशन या रेयर ड्राइवर म्यूटेशन बोलते हैं, जैसे कि अल क्रॉस, FGFR, HER2, BRAF, ऐसे होते हैं। और साथ में लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो कॉकेशियन पॉपुलेशन है। कंपेयर टू कॉकेशियन देख सकते हो आप, जहाँ पे ये ड्राइवर म्यूटेशन जो EGFR होता है अराउंड 10-15% होता है। बट कंपेयर टू उन उस पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन में इसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, अराउंड 25% होती है, जो कि टाटा का जो स्टडी हुई थी उसमें
उन्होंने पाया था कि ऑलमोस्ट इंडियन पॉपुलेशन में हर चार में से एक पर्सन, दैट इज 25% को ईजीएफआर नाम की म्यूटेशन होती है। लेकिन आज के डेट में जो तकनीकी उपलब्धियां हासिल हुई, आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये कॉमन ईजीएफआर ही नहीं बल्कि बहुत सारे अनकॉमन केरास, एफजीएफआर, हर2, अल क्रॉस, इन सब के लिए डिटेक्शन हो पाता है। और बहुत सारी ऐसे ड्राइवर म्यूटेशन के लिए आजकल दवाइयां भी उपलब्ध है जो बहुत अच्छी काम कर सकती है। तो इस तरह से आज के डेट में हम कैंसर को, जो हम 10 साल पहले उसको सिर्फ एक हिस्टोलॉजी, मतलब उसको सिर्फ वो कैसा माइक्रोस्कोप में दिखता है बस उसके बेस से डिफाइन करते थे कि ये स्क्वामस सेल है, ये एडिनोकार्सिनोमा है, और जिससे ज्यादा कुछ पेशेंट को कुछ बेनिफिट नहीं होता था उस क्लासिफिकेशन से। लेकिन उसके बाद में जो ये मॉलिक्यूलर लास्ट एक डिकेड में, 1 से 2 डिकेड में जो मॉलिक्यूलर तकनीकी का डेवलपमेंट हुआ, और जो हमने जान पाया है कि ये चाहे वो एडिनोकार्सिनोमा हो चाहे स्क्वामस हो, लेकिन हमको जब ये जीन्स जो ड्राइवर म्यूटेशन होते हैं अगर हम उनको डिटेक्ट कर पाते हैं तो वो पेशेंट के ना तो ट्यूमर को अच्छे से डिफाइन करता है, और उसके वो हमें हेल्प करता है कि आज के डेट में जो एडवांस ट्रीटमेंट उपलब्ध होगी जिनको हम टारगेटेड थेरेपी कहते हैं उनको हम यूज कर पाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो किस तरह की ये टारगेटेड थेरेपीज अवेलेबल होती है, तो ये एक शॉर्ट टेबल है जस्ट आपके रेफरेंस के लिए। तो आप देख सकते हो कि जो कॉमन म्यूटेशंस है ईजीएफआर, अल, रॉस, बीरा और पीडीएल1, इनके लिए तरह तरह की ड्रग्स अवेलेबल है। जो ईजीएफआर और जो अल्क जो कॉमन म्यूटेशंस है, इनमें ईजीएफआर में आप अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट 8 से 10 टैबलेट्स आज के डेट में अवेलेबल है, और कुछ और पाइपलाइन में उपलब्ध है। और सिमिलरली अल के लिए आज के डेट में 5 तरह की दवाइयां उपलब्ध है, और कुछ और रिसर्च में चल रहा है जो कि आने वाले समय में उपलब्ध हो जाएंगे, और जो कि करंट जो अभी अवेलेबल ड्रग्स है शायद उनसे और भी बेहतर होगी। तो जनरली जो ईजीएफआर और अल्क वाले टारगेटेड थेरेपीज होते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं। जैसे आप आईफोन सीरीज देखते हो या एंड्रॉइड फोन सीरीज देखते हो कि अभी आज मॉडल 1 आ गया, मॉडल 2 आ गया, वर्जन 3 आ गया। इसी तरह से ये टारगेटेड थेरेपीज होते हैं। जिस तरह से ईजीएफआर का जब पहले मालूम पड़ा था 2002 में, उस समय कुछ दवाइयों को पता चला था जिनको हम जनरेशन 1 बोलते हैं। उन दवाइयों ने दिखाया कि ये दवाई अगर हम देते हैं तो वो कीमोथेरेपी की तरह ही काम करता है, लेकिन उस एडवांटेज क्या था कि साइड इफेक्ट नहीं करता। तो उस समय क्या था, ये जो टारगेटेड ड्रग जो फर्स्ट जनरेशन हुआ था जेफिटिनिब और ब्लोटिनिब, कंपेयर टू उस समय जो ऑप्शन अवेलेबल थे लंग कैंसर को ट्रीट करने के लिए कीमोथेरेपी। लेकिन जब ये अर्लोटिनिब और जेफिटिनिब आ गई तो उन्होंने देखा कि अर्लोटिनिब और जेफिटिनिब भी कीमो जैसा ही काम करता है, लेकिन फायदा क्या था कि वो कीमो के इतना साइड इफेक्ट नहीं करता था। तो लोगों का प्रेफरेंस था कि हम ये टैबलेट दें ताकि पेशेंट इजीली खा पाए। लेकिन उसके डिसएडवांटेज क्या थे कि वो कीमो की जितना ही काम कर रहा था, कि मतलब वो पेशेंट की बीमारी को 8-10 महीने ही कंट्रोल कर पा रहा था, वो उसका डिसएडवांटेज था। तो इसलिए ये चीजों को इम्प्रूव करने के लिए उससे भी बेहतर ड्रग बनना शुरू हुई, एफेटिनिब और डाकोमेटिनिब, जिनको हम सेकंड जनरेशन ड्रग कहते हैं। उनका एडवांटेज क्या था, वो भी ऐसे ही थे कि वो सेफ ड्रग थे, पेशेंट इजीली खा पा रहे थे, लेकिन उनका एडिशनल एडवांटेज क्या था, ये लंबे समय तक काम करते थे। जहाँ पे हम 8-10 महीने बात कर रहे थे, वहां से ये इम्प्रूव होकर 1.5 से 2 साल हो गया। उसके बाद और और इम्प्रूवमेंट करने के लिए थर्ड जनरेशन ड्रग आए जिसको हम ओसिमटिनिब कहते हैं। उसका एडवांटेज क्या था कि ये जो बीमारी को और लंबा कंट्रोल कर रहा था, जहाँ पे हम 2 साल तक पहुंचे थे, अब ये 3-4 साल तक बात चली गई। और कुछ पेशेंट ऐसे थे जो 5 साल 7 साल के बियॉन्ड भी ये दवाइयां अच्छे से काम कर रही थी। तो ये सब ये इनका फर्क था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जब भी कोई ऐसा ड्राइवर म्यूटेशन मालूम पड़ता है जो उस समय जो दवाइयां उपलब्ध रहती है, और जब हम वो प्रूव हो जाता है कि ये दवाई उस म्यूटेशन में काम कर रही है, उसके बाद कोशिश होती है कि हम और अच्छी ड्रग बनाएं कि जो और अच्छे से काम करे, और साइड इफेक्ट कम रहे, और बीमारी को लंबा कंट्रोल कर पाए। और ईजीएफआर केस में जैसे होता है कि ये बीमारी जनरली ब्रेन में ज्यादातर ग्रो होती है, और उसी मेटेरियल का एक एडिशनल फैक्टर ये था कि वो ब्रेन में बहुत अच्छा काम कर रहा था। तो इसलिए आज के डेट में जो जो भी रिसेंट ड्रग है ईजीएफआर के लिए ओसिमटिनिब है, जो कि लंबा काम करता है, सेफ है, और वो इवन ब्रेन में बीमारी हो तो उसको भी अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। और जैसे आप ईजीएफआर में देख रहे होगे कि T790M म्यूटेशन है। तो T790 जनरली जब हम फर्स्ट और सेकंड जनरेशन ड्रग देते हैं, मेजोरिटी आधा से ज्यादा 10 में से 5 लोगों को ये ईजीएफआर T790M म्यूटेशन आ ही जाता है। और इस म्यूटेशन में ओसिमटिनिब के अलावा और कोई दवाई फिर आज के डेट में जो अप्रूव्ड है यही है। और भी दवाइयां हैं जो आने वाली है कुछ समय में, लेकिन अभी के लिए जो हमारा करंट रिकमेंडेशन है वो उसी मर्टिनिब है। उसके बाद आता है अल्क। अल्क में भी ऐसे हुआ, जब अल्क का म्यूटेशन 2007 में मालूम पड़ा तो उस समय क्राइजोटिनिब नाम की दवाई थी जो कि स्टडी हुई, और उसने भी दिखाया कि कंपेयर टू अगर हम कीमोथेरेपी से अगर क्राइजोटिनिब को कंपेयर करें
तो बीमारी को अच्छे से कंट्रोल करता है। लेकिन अगेन ड्रॉबैक क्या था कि बीमारी को कीमोथेरेपी जितना ही कंट्रोल कर पा रहा था 8 महीने 10 महीने। इसलिए फिर उससे अच्छी दवाइयाँ डेवलप करनी शुरू हुई, जो कि सेकंड जनरेशन होती है एलेक्टिनिब। उसका बेनिफिट वो हुआ कि जो हम 8 10 महीने देख रहे थे, एलेक्टिनिब था जो 3 साल तक एवरेज बीमारी को कंट्रोल कर पा रहा था, और मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, अराउंड 60% पॉपुलेशन मोर देन 5 ईयर्स तक आराम से जी पा रहे थे विथ मिनिमल साइड इफेक्ट। और इसी की तरह अब और थर्ड जनरेशन ड्रग आ गई लोराटिनिब। लोराटिनिब में भी यही पाया गया कि वो भी बहुत लंबा काम करता है। वो भी अभी उसका मैच्योर डेटा आया नहीं है, लेकिन उसमें भी यही देखा गया कि वो भी बीमारी को बहुत लंबे समय कंट्रोल कर पाता है, और पेशेंट्स बिना साइड इफेक्ट के बहुत लंबा जी पाते हैं। सिमिलरली ये दो कॉमन म्यूटेशन है। उसके बाद आता है पीडीएल 1। पीडीएल 1 भी के लिए जो दवाइयाँ उपलब्ध है उसको इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। तो इम्यूनोथेरेपी के लिए भी बहुत सारे मार्कर्स होते हैं, उसमें से वन ऑफ द मार्कर होता है पीडीएल 1। तो पीडीएल 1 के लिए आज के डेट में 5 दवाइयाँ उपलब्ध है, जिसमें से पेमब्रेलुजुमैब, निवोलुमैब और अटितुलुजुमैब, ये कॉमनली लंग में अप्रूव्ड है और इंडिया में बहुत कॉमनली यूज होती है, जो उसको अफोर्ड कर पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो म्यूटेशंस आप देखोगे लंग्स में, रॉस1, बीराफ, हर2, एफजीएफआर, ये सब म्यूटेशन बहुत अनकॉमन होते हैं। तो इसलिए इनके लिए अभी आज के डेट में जो दवाइयाँ उपलब्ध है उसको हम फर्स्ट जनरेशन ही कंसिडर करते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये एनजीएस जो मॉलिक्यूलर टेस्टिंग बढ़ेगी, और जैसे जैसे ये केसेस बढ़ेंगे, आगे उम्मीद है कि इनके लिए आगे की और अच्छी सी दवाइयाँ आएंगी। मैम नेक्स्ट ऑप्शन प्लीज। तो कुछ हम डिस्कस करते हैं कि टारगेटेड थेरेपी किन पेशेंट में दे सकते हैं। क्या सभी लंग कैंसर पेशेंट को हम टारगेटेड थेरेपी दे देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैम नेक्स्ट ऑप्शन। तो अगर हम सब पेशेंट्स को नहीं दे पा रहे, तो वो कौन से पेशेंट्स हैं जिनमें हम ये टारगेटेड थेरेपी दे पाते हैं? तो जैसा मैंने बताया कि हमको किस पेशेंट को टारगेटेड थेरेपी देना चाहिए, किसको बेनिफिट होगा, ये सब डिफाइन करने के लिए कुछ टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो जो भी टिश्यू होती है, अगर टिश्यू अवेलेबल नहीं है तो हम ब्लड, वो कैंसर पेशेंट के ब्लड में ये टेस्टिंग करते हैं। अगर टिश्यू अवेलेबल है तो प्रिफरेबली आईएससी या फिश ये करके हम देखते हैं कि जो हम जीन्स ढूंढ रहे हैं, ईजीएफआर, आरटीपीसी, ईजीएफआर अल क्रॉस, या जो अदर रेयर म्यूटेशन लाइक मेट, एफजीएफआर, हर2, ये जीन्स अवेलेबल है, वो कैंसर में एक्सप्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर ये जीन्स वो कैंसर में दिखती है तो अकॉर्डिंगली हम जो स्पेसिफिक दवा रिकमेंडेड है वो पेशेंट को काउंसिल करते हैं। ये सब दवाइयाँ उपलब्ध है, उसके बाद पेशेंट अगर कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट है वो दवाई यूज करने में, तो हम उसको देते हैं। ठीक है, तो इस तरह की होती है कि हर कैंसर पेशेंट में हम टारगेटेड थेरेपी नहीं दे सकते। लेकिन आज के डेट में जो तकनीकी उपलब्धियां हासिल हुई, मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर एलिजिबल फॉर, मतलब ये दवा, अगर 10 पेशेंट हम कैंसर के लंग कैंसर डिटेक्ट करते थे, में उसमें से 5 या 6 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें ये ईजीएफआर अल क्रॉस और बाकी जो रेयर म्यूटेशन होता है ऐसी जीन्स मौजूद होती है। तो ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी होती है लंग कैंसर की जिनको ये दवाइयाँ दे सकते हैं, लेकिन सभी पेशेंट को ये रिकमेंडेड नहीं है। जिन पेशेंट्स में ये ड्राइवर म्यूटेशन है उनको हम ये यूज कर सकते हैं। और ये सब, ये ड्राइवर म्यूटेशन म्यूटेशन देखने के लिए एक जो थर्ड पॉइंट है उसमें मैंने कुछ कॉमन टेस्ट लिखे हैं, आईएससी, फिश, आरटीपीसीआर, एनजीएस। तो हर एक टेस्ट के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। आईएससी, फिश और आरटीपीसीआर ये थोड़े बेसिक टेस्ट है, इसमें हम लिमिटेड ही टेस्ट कर पाते हैं और हर जीन्स टेस्ट नहीं कर पाते। इसलिए मोर रिसेंटली ये एनजीएस नाम की टेस्ट डेवलप हुई है, जो कि इनिशियली कुछ साल पहले बहुत कॉस्टली थी, लेकिन आज उसके कॉस्ट 10,000 के नीचे तक भी आ गई है, और कुछ कंपनियां हेल्प करती है, और उसकी वजह से आज के डेट में ज्यादा से ज्यादा पेशेंट उसको यूज कर पाते हैं, और कैंसर को ये कैंसर में टेस्टिंग हो पाती है। अगली स्लाइड पे सर। तो अगेन ये टारगेटेड थेरेपीज हम देते कैसे हैं? तो इन लंग कैंसर में अगर हम बात करें ईजीएफआर अल क्रॉस, तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये टैबलेट के फॉर्म में होती है, जो पेशेंट को गोलियां होती है, 1 बार या 2 बार लेनी पड़ती है हमें, और वो रेगुलर लेते रहनी पड़ती है। कुछ टारगेटेड थेरेपीज आजकल हाँ डॉक्टर अजय, एक बार अनम्यूट कीजिएगा, बीच बीच में लोग भी होती है, जैसे कि इम्यूनोथेरेपी होती है, और एक अमीमेंटम नाम की दवाई आई जो ईजीएफआर एग्जाम 20 में यूज होती है। ठीक है, तो मेजर मेजर टाइम में हम जो टारगेटेड थेरेपी देते हैं ओरल के रूप में होती है, लेकिन जरूरत पड़ी तो वो इंजेक्शन के रूप में भी दे सकते हैं। और दूसरा, अगर हम इम्यून टारगेटेड थेरेपी देते हैं तो पेशेंट को कैसे मॉनिटर करना है? तो जनरली हम जब कोई दवा देते हैं, भले ही टारगेटेड थेरेपी के साइड इफेक्ट कम है, लेकिन कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो इसलिए हमको
वो साइड इफेक्ट या टॉक्सिसिटी को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना पड़ता है, स्पेशली इनिशियल 1-2 मंथ में, जब हमको पता नहीं था कि पेशेंट किस तरह से उसे टॉलरेट कर पाएगा, किस तरह से उसको सह पाएगा। तो इनिशियल 1-2 मंथ में हम पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं कि स्ट्रिक्टली ब्लड ब्लड रिपोर्ट दिखाएं, ईसीजी दिखाएं, या और कोई साइड इफेक्ट्स हो, स्किन रैशेस आ जाए या चक्कर वक्कर आने लगे, तो एटलीस्ट वह वीकली 2 वीकली डॉक्टर्स को मिले, भले ही वो मुंबई में ना रह पाए, अपने लोकल प्लेस कोलकाता जाए, बनारस जाए, तो वहां पे भी हम जनरली नंबर शेयर करते हैं कि आप इनिशियल 1 मंथ 2 मंथ स्ट्रिक्टली अगर कुछ भी तकलीफ होती है तो अपने डॉक्टर से मिले, जो टेस्ट बोलते हैं वो एडवाइस करें। 1 महीना 2 महीना अगर अच्छे से निकल जाता है तो जनरली बहुत कम चांस होता है कि कोई मेजर साइड इफेक्ट फ्यूचर में आएगा। और जब आप ये ट्रीटमेंट शुरू करते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको डॉक्टर को कब कब मिलना है, क्योंकि आप जानते हो कि कीमोथेरेपी साइकिल्स के रूप में लगती है, ये तो या वीकली लगती है, 3 वीकली लगती है, या 6 वीकली लगती है। लेकिन टारगेट थेरेपी में एडवांटेज ये है कि आपको घर में बैठे बैठे मेजोरिटी ऑफ द टाइम टैबलेट लेना है। और इनिशियल जैसा कि मैंने बताया 1-2 मंथ में अगर आप उसको सही से खा पा रहे हैं और सह पा रहे हैं, तो मे भी उसके बाद आपको घबराने की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद आप 3 मंथ या 4 मंथ में जैसे आपके डॉक्टर सजेस्ट करें विजिट कर सकते हैं, आपको रेगुलरली आने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे। लास्ट बेनिफिट्स, जैसे मैंने बेनिफिट बताया कि टारगेटेड थेरेपी के साइड इफेक्ट्स कंपेयर टू कीमोथेरेपी बहुत कम होते हैं। और जैसे जैसे नए नए जनरेशन ऑफ ड्रग आ रहे हैं, उनके एडिशनल एडवांटेज ये है कि वो जो बीमारी पहले कुछ हफ्ते या कुछ महीने कंट्रोल होती थी, आज की टारगेटेड थेरेपी की मदद से उसको हम सालों साल कंट्रोल कर पा रहे हैं। और जनरली ये टारगेटेड थेरेपी जो नए आ रहे हैं वो ऐसे है कि ब्रेन में भी अच्छा काम करते हैं, क्योंकि ये जो लंग कैंसर होता है जनरली ब्रेन में आने वाले समय में ब्रेन में फैल के आपको नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है। तो लेकिन ये टारगेटेड थेरेपी जो नए आ रहे हैं वो उनका बेनिफिट ये है कि वो ब्रेन में भी अच्छे काम करते हैं, इसलिए आप ओवरऑल बीमारी को पूरी तरह से, चाहे लंग ब्रेन हो या ब्रेन के बाहर हो, ठीक से कंट्रोल कर पाते हैं। लास्ट जो सिग्निफिकेंट फैक्टर होता है हमारे पेशेंट्स के लिए, वो दवाइयों की कॉस्ट कितनी है। तो जनरली ये दवाइयाँ जो EGFR है आज के डेट में 1,000 रुपए से नीचे 500-400 रुपए में से भी उपलब्ध है, लेकिन ऑन एन एवरेज दवाइयों की रेंज वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन, इसलिए हम पेशेंट को सब ऑप्शन एक्सप्लेन करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनकी अफोर्डेबिलिटी वो दवाइयाँ चूज करते हैं। और अभी भी हर तरह से कोशिश चल रही है कि उनकी कॉस्ट कम हो, लेकिन स्टिल आज भी बहुत सारे जो नए जनरेशन की दवाई आए, जैसे ओसिमर्टिनिब हो, अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है तो अराउंड, इंश्योरेंस है तो अराउंड आपको 3.4 लाख में जाती है। इंश्योरेंस नहीं है तो आपको जो कंपनी सपोर्ट प्रोग्राम देती है वो उससे 1.2 लाख हो जाती है। सिमिलरली जो अल्फ वाली दवाइयाँ हैं वो भी 2.5 से 5 लाख तक वेरी करती है अगर आपके पास इंश्योरेंस है। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो वो आपको अराउंड 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में खर्चा आ जाती है। लेकिन इसके बावजूद आपको समझना होगा कि एक सपोर्ट प्रोग्राम होता है, जिसको हम पैप बोलते हैं, पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम। तो आपको आपके डॉक्टर से हमेशा कंसर्न करना चाहिए कोई महंगी दवाई की कोई पैप सपोर्ट प्रोग्राम है कि नहीं। जनरली जो पैप सपोर्ट प्रोग्राम होती है आपको कंपनी ही प्रोवाइड करती है, इसमें टाटा हॉस्पिटल का या किसी भी हॉस्पिटल का डॉक्टर का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, क्योंकि कंपनी ये जो दवाइयाँ होती है जनरली यूएसए या यूके में बनी होती है, और वहाँ के अफोर्डेबिलिटी के रेट में ये उनका कॉस्ट डिसाइड होता है। लेकिन जब ये इंडिया में आती है तो उनको जो भी यहाँ की गवर्नमेंट की रेगुलेशन होती है उसके हिसाब से उनको भी श्योर करना, ट्रांसफर करना चाहिए होता है कि ये दवाइयाँ मैक्सिमम लोग ले पाए। अब 5 लाख 2.5 लाख इंडिया में बहुत मुश्किल होता है मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के लिए, इसलिए वो सपोर्ट प्रोग्राम देते हैं जिसमें कि वो 1+1 दे या 1+2 दे या 1+3 देते हैं, या फिर आपको बोलेंगे कि आप 8 महीने लो, 10 महीने लो, उसके बाद हम दवाइयाँ फ्री देंगे। जैसे कि क्राइजोटिनियम नाम की दवाई अगर आप 8 महीने लेते हो तो उसके बाद में वो कंपनी फ्री देती है जब तक वो दवाई आपको बेनिफिट देती है। सिमिलरली टैग्रिसो हो या ओसिमर्टिनिब हो, इसको आप अगर कंपनी अगर आप लेते हो तो 1+2 सपोर्ट प्रोग्राम देती है, जिसकी वजह से वो कॉस्ट 1/3 हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि उसका कॉस्ट 3.5 लाख है अगर आप डायरेक्ट बाय करना चाहते हो। लेकिन अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है और आप सपोर्ट चाहते हो तो कंपनी आपको उसमें एनरोल करती है और आपको फिर 1 महीना लेना पड़ता है और 2 महीने का फ्री देती है, जिससे से वो कॉस्ट ऑलमोस्ट 1/3 हो जाता है, अराउंड 1.2 लाख या 1.1 लाख हो जाता है। इस तरह से सपोर्ट प्रोग्राम। तो आपको समझना पड़ेगा कि टारगेटेड थेरेपी है जिसकी लास्ट 2000 के बाद डेवलप हुई, और कैंसर पेशेंट्स की ऑलमोस्ट पूरी तरह से उन्होंने जीवन को चेंज कर दिया। आज के डेट में कैंसर पेशेंट्स आराम से टैबलेट ले पाते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते, सोशल लाइफ जीते हैं, फैमिली लाइफ जीते हैं और सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं, सोसाइटी को ग्रो करते हैं।